ब्लैक कस्टम मेड सूट पहने एक रौबदार और बेहद हैंडसम आदमी, जिसकी एक नजर हर लड़की को दीवाना बना दे। उस आदमी ने सूट के अंदर उसने जो शर्ट पहनी हुई थी उसके 4 बटन खुले हुए थे और उसकी मस्कुलर बॉडी पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी एक्सरसाइज करके आया हो, मगर असल वजह तो ये थी कि वो आदमी जिसका नाम विद्युत नुमानी था, उसने अभी अभी एक आदमी की तड़पा तड़पा कर जान ली थी, वो भी सिर्फ इसलिए कि उस आदमी ने विद्युत नुमानी की छोटी बहन का हाथ पकड़ लिया था। मगर जब विद्युत नुमानी के आदमियों ने इस बात की जानकारी विद्युत नुमानी को दी, तो विद्युत नुमानी के मुंह से 3 ही शब्द निकले, उठा लो उसे। जितना विद्युत नुमानी अपनी बहन से प्यार करता था, उतना ही वो उन लोगों से नफरत करता था जो उसकी मासूम बहन के पास जाने की कोशिश करते थे। विद्युत नुमानी की प्यारी बहन आरू की जिंदगी में एक ऐसा इंसान आया था जिसने आरू से प्यार का नाटक किया, और उसके चले जाने के बाद तो जैसे आरू मुस्कुराना ही भूल गई और वो बस खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद रखती। विद्युत नुमानी आगे बढ़ते हुए किंग साइज बेड के पास पहुंचा जिस पर उसकी बहन सोई हुई थी, मगर जैसे ही उसने ब्लैंकेट हटाया, वहां उसे खाली बिस्तर के अलावा कुछ नहीं दिखा। खाली बिस्तर को देख विद्युत नुमानी के हाव भाव बदल गए और वो ब्लैंकेट को नीचे फेंकते हुए चिल्लाया, ASR सूर्यवंशी, मैं तुम्हें फिर से अपनी बहन की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करने दे सकता। सिटी ऑफ लव पेरिस, इवनिंग टाइम, शाम का सूरज समुद्र में समाता जा रहा है। उस शांत समुद्र में एक प्राइवेट क्रूज के ऊपर एक लड़की बेहोशी की हालत में पड़ी थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त हुए पड़े थे, जिसकी वजह से उसके अंडरगारमेंट्स तक दिखाई दे रहे थे। लड़की ने जब चिलचिलाती धूप से बचने के लिए करवट ली, तो उसे अपने नीचे सख्त सी चीज उसे महसूस हुआ कि उसके नीचे कोई मुलायम बिस्तर नहीं बल्कि कोई सतह थी। आरू ने खड़े होकर अपने कंधे तक सरक कर आ चुकी ड्रेस को खींचकर अपनी गोरी थाइस को ढकने की कोशिश की। खड़े होते ही उसके पैर डगमगाने लगे क्योंकि समुद्र में तेज लहरें चलने लगी थीं। आरू खुद को संभालते हुए रेलिंग तक जा पहुंची और रेलिंग को पकड़कर उसने अपने एक हाथ से अपने सुनहरे बालों को पीछे किया। समुद्र को कुछ देर देखते हुए वो पीछे मुड़ी और उसने वहां काम करते हुए कुछ वेटर वेटरेस को देखा और चिल्लाकर पूछा, कौन मुझे यहाँ लाया है? वेटर और वेटरेस कुछ देर के लिए रुके, मगर उन्होंने आरू की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसने देखा कि वेटर और वेटरेस सभी एक रूम की ओर जा रहे थे। आरू को लगा कि उसे किडनैप करने वाला इंसान वही होगा जो उस रूम में होगा, तो वो वहां जाने लगी। वो स्टेयर्स से चलकर नीचे गई और एक रूम में जाकर उसने देखा कि वहां पर लड़कियों के कपड़े और साथ में अंडरगारमेंट्स भी बिस्तर पर रखे थे, और वहां कोई भी नहीं था। वेटर जो कि खाना लाकर एक टेबल पर रखे जा रहा था, वेटर के जाने के बाद जाते हुए वेटर ने इंग्लिश में कहा, सर ने कहा है कि आपको कोई भी जरूरत हो तो आप हमसे बेझिझक कुछ भी मांग सकती हैं। तो कौन है तुम्हारे सर और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? वेटर ने आरू की इस बात का जवाब नहीं दिया और वो वहां से जाने लगा। आरू काफी गुस्से में थी। वो आगे गई और उसने वेटर की कॉलर को पकड़ लिया और सीधा उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। वेटर ने अपना सर झुका लिया और कुछ भी नहीं कहा। वेटर जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा, वहां उसने एक आदमी को खड़े देखा जो कि सिगरेट पी रहा था। सिगरेट को मुंह से निकालकर उस आदमी ने नीचे उसे फेंका और साथ में उस वेटर की कॉलर को ठीक करते हुए कहा, तुम जाओ यहां से। वेटर के जाने के बाद आरू को उसके सामने खड़ा हुआ इंसान दिखाई दिया। इसे देखकर वो 2 कदम पीछे हो गई और भागने लगी। सामने खड़े आदमी ने बस 2 कदम आगे बढ़ाए और आरू का हाथ पकड़ लिया। आरू के नाजुक से हाथ को पकड़कर उस आदमी ने उसे मुड़ने तक का मौका नहीं दिया और उसके दूसरे हाथ को भी पकड़कर उसने अपने हाथ से पॉकेट से एक हैंडकफ निकाली और आरू के हाथ में उसे बांध दिया। आरू ने जब महसूस किया कि उसके हाथों को बांधा गया है, तो वो छूटने की कोशिश करने लगी और चिल्लाने लगी, मगर वो खुद को छुड़ाने की कोशिश में घुटनों के बल नीचे गिर गई, जिसकी वजह से नीचे गिरते ही उसके घुटनों में दर्द भी हुआ। उसने अपना सिर नीचे किया तो उसके आंखों से आंसू बहने लगे। वो आदमी आरू के सामने आया। उसने आरू के बालों को पकड़ा और उसके सर को उठाकर कहा, क्या हुआ? मुझे देखना नहीं चाहती माय डियर एक्स वाइफ?
तुम अब क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? अब कुछ भी तो नहीं है हमारे बीच। जो तुम चाहते थे मैंने तुम्हें वो सब दे दिया, यहाँ तक कि मैंने अपने आप को भी तुम्हें सौंप दिया। आरू ने गुस्से से अपने दांत चबाते हुए कहा। तभी ASR नाम के शख्स ने आरू के चेहरे पर अपना हाथ रखा और उसके गाल को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, सही कहा तुमने, मुझे सब दे तो दिया, मगर क्या तुम्हें मेरी चीज किसी और के हवाले करने का हक है? तुम्हारी चीज? कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हारी है? आई एम श्योर अगर वो अभी भी मेरे पास है तो मैं उसे तुम्हें जरूर दूंगी, मिस्टर सूर्यवंशी, आरू ने सरकास्टिकली कहा, जैसे उसे घिन आती हो ASR की कोई चीज अपने पास रखने में। ASR ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम हो वो चीज जिस पर हमेशा से मेरा हक था और कल रात तुम किसी और आदमी के साथ रात बिताकर आ रही हो। ओह, इतनी सी बात पर आप गुस्सा है मिस्टर सूर्यवंशी। ये तो मेरा हर रोज का है। वो क्या है ना, मुझे हर रात कोई ऐसा चाहिए होता है जो मुझे सेटिस्फाई करे। अब जब हमारा डाइवोर्स हो गया है तो आपको मेरे मामलों से दूर रहना चाहिए। आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। आरू ने ASR के ईगो को हर्ट करने के लिए जानबूझकर इतने कड़वे शब्द कहे। वो ASR के चेहरे पर गुस्से के भाव देखना चाहती थी, मगर ASR तो बिल्कुल शांत था। अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने आरू को जमीन से अपनी गोद में उठाया और उसे बिस्तर पर ले जाकर लिटा दिया। मिस्टर सूर्यवंशी, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आरू ने अपने डर को अंदर दबाकर पूछा, मगर उसके सवाल का जवाब देने की बजाय ASR ने अपनी शर्ट के बटन खोले और कहा, आरू, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ बिस्तर शेयर करूं तो तुम सीधे सीधे कह सकती हो। हमारा रिश्ता इतना भी खराब नहीं हुआ है कि मैं तुम्हारी जरूरतें भी पूरा नहीं कर सकता। मिस्टर सूर्यवंशी, ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? मुझसे दूर रहिए वरना। इतना कहकर आरू रुक गई। अपनी शर्ट के बटन खोलने के बाद ASR ने अपनी पेंट की बेल्ट को खोला और उसे नीचे फेंक दिया। पेंट को उतारने के बाद ASR ऐसे ही आरू के सामने खड़ा हो गया। आरू ने अपनी नजरों को फेरा और अपनी गोरी टांगों को ट्विस्ट कर लिया। ASR बिस्तर पर चढ़ा और उसने आरू की पैरों को पकड़ लिया, जिससे कि आरू के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। ASR आरू की बॉडी को चूमते हुए उसके ऊपर आ गया। आरू के हाथ बंधे होने की वजह से वो करवट लेकर लेटी हुई थी। ASR जब आरू के चेहरे के बिल्कुल करीब आया तो आरू ने उम्मीद की कि शायद वो उसके हाथों को खोल दे, मगर ASR का तो ऐसा कोई इरादा ही नहीं था। उसने अपने हाथ की पतली उंगलियों को आरू के कंधे पर रखा और उसकी मेसी ड्रेस को उसके कंधे से नीचे सरका दिया। जब आरू की ड्रेस उसके शरीर को भी उजागर करते हुए उसकी कमर में अटक गई तो आरू की सांसें दोगुनी रफ्तार से बढ़ गई। ASR ने उसके हाथों को पकड़कर उसे बिस्तर पर बैठाया। आरू आंखों में रिक्वेस्ट लिए ASR को देख रही थी, मगर जैसे ASR उसके सब्र का इम्तिहान ले रहा था, वो बिस्तर से नीचे खड़ा हुआ। उसने आरू के बालों को समेटा और उन्हें अपनी मुट्ठी में पकड़कर वो बोला, डोंट यू लव मी नाउ? आरू ने मन ही मन ASR को कर्स किया और फिर उसने अपने 2 गुलाबी होठों को खोला। ASR ने अपने हाथ के अंगूठे को फिर से उसके होठों पर रखा और उन्हें सहलाने लगा। आरू ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को बदला और मुस्कुराते हुए बोली, यस, आई लव यू। ASR आरू की चालाकियों को समझ रहा था, फिर भी उसने उसके हाथों को खोल दिया। आरू ने हाथ खुलते ही भागने की कोशिश नहीं की। वो कोई मौका तलाश रही थी और उसे वो मौका तभी मिल सकता था जब ASR का ध्यान भटके, इसलिए वो प्यार से ASR की आंखों में देख रही थी। अचानक ASR ने अपनी आंख बंद की तो पलक झपकते ही आरू वहां से भागने लगी। आरू के भागते ही ASR गुस्से से चिल्लाया, आ डैम इट। उसने फिर जल्दी से पैंट उठाकर पहनी और उस रूम से बाहर निकला। उसने रेलिंग के पास आरू को खड़ा पाया। आरू उसे देखते हुए बोली, देखो, अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं समुद्र में छलांग लगा दूंगी। हनी यू कैन ड्राई। कहते हुए ASR आगे बढ़ा। अब वो रेलिंग तक पहुंच गया। आरू रेलिंग को पकड़े हुए पीछे जाने लगी। इस चूहे बिल्ली के खेल को खत्म करते हुए ASR ने आरू को उठाया और उसे अपने कंधे पर लिटा लिया। आरू ने तभी अपने दांत ASR के कंधे में गढ़ा दिए और उसे घायल कर वो नीचे उतरी और फिर से भागने लगी। रेलिंग के खत्म होने पर वो मुड़ी और उसने ASR को खुद पर हंसते देखा। फिर वो बोली, ASR, तुम्हारी नफरत की वजह भी मैं हूँ
और तुम्हें नफरत भी मुझसे है, इसीलिए चलो इस वजह को ही खत्म करते हैं। गुड बाय विराज। कहते हुए उसने रेलिंग को छोड़ा और वो नीचे समुद्र में गिर गई। अचानक इस नजारे को देख एएसआर के हाव भाव बदल गए और वो भी उसके पीछे पानी में कूद गया। वो प्राइवेट क्रूज शिप उसका था और उस पर काम करने वाले लोग भी उसी के थे। उन्होंने जब एएसआर को समुद्र में कूदते देखा तो उन सभी को समझ नहीं आया कि वो क्या करें। तभी उन्हें अपने सामने एक शिप दिखी जो कि तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। वेटर के कपड़े पहने लोगों ने प्लेट छोड़ हथियार उठा लिए। शेफ भी किचन से निकला तो उसके हाथ में भी हथियार थे। वो सभी एएसआर के साथी थे जो कहीं भी कभी भी उसकी हिफाजत के लिए पहुंच जाते थे। उन्होंने जब देखा कि सामने वाली शिप के लोगों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया है तो वो भी हमला करने लगे। कुछ आदमी पानी में एएसआर को ढूंढने के लिए कूद गए। आरू को तैरना नहीं आता था, मगर फिर भी वो इस आस में कूदी थी कि उसके सामने वाली शिप में जरूर उसका भाई होगा जो कि उसे कहीं से भी ढूंढने की पावर रखता था। वो जैसे भी करके उसे शिप की ओर जाना चाहती थी, लेकिन थोड़ी ही देर में पानी उसके शरीर के अंदर चला गया था, जिसकी वजह से वो मुश्किल से ही सांस ले पा रही थी और पानी से ऊपर आने के लिए छटपटा रही थी। तभी किसी ने उसके कमर पर हाथ रखा और उसे ऊपर की ओर खींच लिया। वो एएसआर था। उसने उसे अपने शरीर से चिपकाया और तैरते हुए वो पानी से बाहर निकलने लगा। दुश्मन शिप में मौजूद लोग पानी में भी गन चला रहे थे। एएसआर उन सब से बचते हुए आरू को अपने क्रूज की डेक पर ले आया और उसे वहां पर लेटाकर उसने उसके मुंह से पानी को निकाला। गोलियों की आवाज की वजह से आरू ने खुद को समेट लिया था। घुटनों में सर रखकर वो उन आवाज से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। एएसआर ने उसका हाथ खींच और उसे उठाकर अंदर रूम में ले आया। उसे बिस्तर पर पटककर एएसआर उसे बुरी तरह घूर कर देख रहा था। स्विमिंग करने की वजह से एएसआर की सांस भी ऊपर नीचे हो रही थी। एएसआर ने बिस्तर के पास जाकर आरू की गर्दन को पकड़ लिया और उसे दबाते हुए कहा, जितना तुम्हें मुझे परेशान करना था उतना तुमने मुझे परेशान कर लिया है, सो आइंदा ऐसी हरकत करने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हें ऐसी कोशिश करने के लायक ही नहीं छोड़ूंगा। क्या करने वाले हो तुम मेरे साथ? आरू ने अपनी गर्दन को छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा। एएसआर ने उसके हाथ को झटक कर दूर किया और उसे बिस्तर पर फिर से फेंक दिया। आरू बिस्तर पर इस बार मुंह के बल जाकर गिरी। उसने जब उठने की कोशिश की तो एएसआर उसकी पीठ पर हाथ रख चुका था, जिसकी वजह से वो उठ भी नहीं पा रही थी। एएसआर ने उसकी ड्रेस को फाड़ कर नीचे फेंक दिया। एएसआर, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आरू घबरा कर बोली। और मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? एएसआर बोला, क्योंकि अब हम दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। आरू बोली, अच्छा, तो उस रात तुम जिस इंसान के साथ सोई थी उससे तुम्हारा क्या रिश्ता था? एएसआर ने पूछा। तो आरू बोली, कुछ भी हो, मगर वो सब मेरी मर्जी से हुआ था और तुम मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहते हो। तुम एक हैवान हो। आरू, ये तुमने जानने में बहुत देर कर दी। ये कहते हुए एएसआर ने उसकी टॉप की स्ट्रैप को पकड़ा और उसे भी निककाने लगा। आरू ने अपने दोनों हाथों को रखकर खुद को बचाने की कोशिश की। उसने डरकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। एएसआर ने पर्दों को बंद किया और फिर से वो बिस्तर पर आ गया। आरू, जो कि अब काफी घबरा गई थी, उसे लगा था कि सामने वाले शिप उसके भाई की थी, मगर जब सामने वाली शिप के लोगों ने पानी में गोली चलाई तो उसे ये समझ आ गया था कि सामने वाली शिप पर कोई और था, क्योंकि अगर उसका भाई होता तो वो कभी उसकी जान को खतरे में डालकर कभी ऐसा काम नहीं करता। आरू जानती थी कि एएसआर के दुश्मन बहुत थे और वो ऐसा काम जरूर कर सकते थे। एक पल को तो वो खुद भी डर गई थी कि कहीं कोई गोली एएसआर को ना लग जाए। वैसे तो वो एएसआर से नफरत करती थी, मगर जो वक्त उसने एएसआर के साथ बिताया था उसे नहीं भूल पा रही थी। जैसे ही उस कमरे में अंधेरा हुआ, आरू की आंखों से आंसू बहने लगे। एएसआर का चेहरा जब आरू के चेहरे के करीब आया तो आरू ने सुबकना तक बंद कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि एएसआर उसके आंसू देखे। एएसआर उसके पास आया। उसने उसकी गर्दन के नीचे हाथ रखा और उसकी गर्दन को थोड़ा ऊपर उठाकर उसने अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया। आरू अपने होठों को बिल्कुल भी नहीं खोलना चाहती थी, मगर जैसे ही एएसआर ने उसके चेहरे को थोड़ा सा दबाया, उसके हल्के गुलाबी होंठ खुल गए।
उसने अपनी जीभ को आरू के मुंह के अंदर धकेलते हुए आरू की जीभ को अपने मुंह में खींच लिया और उसे जुनून के साथ किस करने लगा। आरू बार बार किस को अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका छोटा सा चेहरा एएसआर के हाथ में था और वो चाहकर भी उससे दूर नहीं हो पा रही थी। एएसआर अपने हाथ को नीचे ले गया। एएसआर ने आरू के शरीर पर बचे हुए कपड़ों को अलग कर दिया। आरू को किस करने के बाद वो अलग हुआ तो आरू को अपने होठों में भी दर्द होने लगा। एएसआर उसकी गर्दन पर काटने के निशान छोड़ते हुए नीचे की ओर जाने लगा। उसने आरू की कॉलर बोन को छुआ तो आरू ने अपने दोनों पैरों को मोड़ लिया और उठने की कोशिश की। एएसआर ने अपने दोनों हाथों को आरू की कमर पर रखा। आरू के मुंह से निकलती हल्की हल्की सिसकियां एएसआर को जीत का एहसास दे रही थी, जैसे कि उसने वो सब पा लिया हो जो वो चाहता हो। आरू से अलग होकर उसने आरू के चेहरे को देखा और उसकी आंखों पर अपना हाथ रखा। आरू ने अपनी आंखों को खोला और एएसआर को देखा। उसे एएसआर की आंखों में अपने लिए फिर से नफरत दिखी। उसने अपने दांतों को कसकर बींच लिया और आरू के पैर को पकड़कर उसे नीचे की ओर खींच लिया, जिसकी वजह से आरू फिर से बिस्तर पर गिर गई। उसने आरू की ओर देखा। आरू ने कसकर चादर को पकड़ लिया था। एएसआर ने आरू को टीज करने के बारे में सोचा और फिर उसने अपने होठों से आरू की नाभि को चूमा। जैसे ही उसके होठों ने आरू के उस नर्म एहसास को जगाया तो आरू की आंख अचानक से खुल गई और वो बैठने की कोशिश करने लगी, मगर एएसआर ने उसके दोनों पैरों को कसकर पकड़ा हुआ था। एएसआर ने अपनी जीभ से आरू के कमर को फिर से छूते हुए एएसआर ने फिर से आरू के चेहरे की ओर देखा। आरू के होंठ खुले हुए थे और वो जैसे मन ही मन ये दुआ कर रही थी कि एएसआर इससे आगे न बढ़े। अगर वो इससे आगे बढ़ जाता तो उससे बर्दाश्त नहीं होता, मगर वो जानती थी कि एएसआर उसे तकलीफ देने के लिए वो सब कर सकता था जो उसके बस में था। एएसआर ने अपने जिस हाथ से आरू के पैर को पकड़ा हुआ था उसे उसने छोड़ा। आरू ने अपने सिर को बिस्तर में दबा लिया और अपनी आंखों को सीलिंग की ओर कर लिया। एएसआर की किसेस से आरू के शरीर का रोम रोम सिहर उठा था। ऐसा लग रहा था कि वो बेचैनी में बिस्तर की चादर को ही 2 टुकड़ों में कर देगी। अचानक एएसआर ने अपने होंठों को पीछे कर लिया और वो आरू के शरीर से दूर हो गया। आरू ने उसकी ओर देखा। आरू ने अपने होठों को काटा और ना चाहते हुए भी एएसआर की परफेक्ट बॉडी को देखा। जब उसकी नजर उसे कठोर फाट पर गई तो उसने जोर से अपने होठों को काटा और इधर उधर देखकर अपना ध्यान भटकने की कोशिश की। एएसआर समझ गया था कि वो उसकी पूरी बॉडी को देख रही है और वो अपनी डिजायर को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो एएसआर फिर से उसकी ओर झुका। उसने अपनी कोहनियों को आरू के दोनों ओर रखा और उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसाते हुए वो आरू की बॉडी के ऊपर झुका। तो आरू ने अपने एक हाथ को नीचे की ओर ले जाने की कोशिश की, मगर एएसआर ने उसके हाथ को पकड़ लिया। एएसआर ने फिर उसे एक शातिर मुस्कान ली देखा और कहा, अपनी इच्छाओं को दबाने की कोशिश करके तुम क्या बताना चाहती हो कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, बट यू आर नॉट वाइफी। ऐसे कहकर उसने आरू के दोनों हाथों को ब्लॉक करके अपने और आरू के शरीर के बीच मौजूद दूरी को खत्म कर दिया। आरू के लिए भले ही ये सब पहली बार नहीं था, मगर न जाने क्यों वो ये पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एएसआर भी उसके चेहरे पर बेचैनी साफ देख पा रहा था, मगर उसने कोई बैक स्टेप नहीं लिया। उसने धीरे धीरे करके मूव करना स्टार्ट किया। आरू के कराहने की आवाज उसके कानों में आ रही थी। उसने आरू के हाथों को भी छोड़ दिया था। आरू अपने नाखूनों को एएसआर की गर्दन में गढ़ाए हुए उसे रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रही थी, मगर एएसआर उसके होठों को ब्लॉक करके उसे जुनून के साथ किस कर रहा था। धीरे धीरे उसकी हरकतें और इंटेंशन होने लगी। उसने आरू को पूरे 2 महीनों से नहीं देखा था। पूरे 2 महीनों से वो उससे अलग था। डाइवोर्स के बाद उसे देखना भी नहीं चाहता था, मगर फिर कल रात उसने आरू को उस पार्टी में देखा जहां कुछ आदमियों से फ्लर्ट कर रही थी। एक आदमी तो आरू की थाइस पर हाथ रखकर उसकी ड्रेस को भी उतारने की कोशिश कर रहा था, फिर भी आरू उसे मना नहीं कर रही थी। उसे नशे में इतना भी होश नहीं था कि उसी क्लब में बैठा हुआ एएसआर ड्रिंक कर रहा था और वो आदमी की हर हरकत को देख रहा था। उसने आखिर में क्लब से जाते हुए उस आदमी को जान से मार दिया। प्रीति, जिसे कि वो आदमी सड़क पर ले आया था,
और अपनी कार में उसने आरू को बंद कर दिया था, उसे एएसआर ने आजाद किया और उसे अपने कंधे पर लेटाकर एएसआर अपने साथ ले आया था। और आज आरू एएसआर की वजह से यहाँ थी। कल रात उसके साथ जिस आदमी ने रात बिताई थी वो कोई अजनबी नहीं बल्कि उसका एक्स हस्बैंड था। एएसआर सूर्यवंशी था। एएसआर को जब भी कल रात की बात याद आती तो उसे और भी गुस्सा आ जाता कि कैसे उसकी वाइफ अपने आप को दूसरों को टच करने दे सकती थी, वो भी इतना इजीली। अगर वो वहां नहीं होता तो वो ड्रंक आदमी क्लब में सबके सामने उसके कपड़े उतार देता और न जाने उसके साथ फिर क्या करता। ये सब सोचकर ही एएसआर का गुस्सा अपनी सारी सीमाएं पार कर देता। उस बात को याद कर एएसआर और कठोर हो रहा था, जिसका एहसास उसे नहीं था। उसे इस बात का एहसास तब हुआ जब आरू बेहोश हो चुकी थी। उसने आरू से दूर होकर उसके गाल पर हाथ रखकर उसके चेहरे को थपथपाया और उसे उठाने की कोशिश की। जब वो नहीं उठी तो उसने उसे अपनी गोद में उठाया और उसे पानी पिलाने की कोशिश की, मगर तब भी वो होश में नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से एएसआर काफी परेशान हो गया था। रात का वक्त पेरिस के एक आलीशान अपार्टमेंट में आरू को होश आया। उसने अपने ऊपर ओढ़ी हुई मुलायम चादर को खुद से अलग किया और अपने पैरों को नीचे रखा तो उसके पैर दर्द करने लगे। उसने अपनी कमर पर हाथ रखा। एएसआर की वजह से उसकी कमर में दर्द हो रहा था। दर्द को सहन करते हुए वो उठी और दरवाजे को पकड़ते हुए उस कमरे से बाहर निकलने लगी। बाहर उसने कॉरिडोर में एक डॉक्टर का कोट पहने औरत को खड़े देखा। वहां डॉक्टर को और आसपास का नजारा देखकर आरू को समझ आया कि वो किसी क्रूज पर नहीं बल्कि किसी होटल के रूम में थी। डॉक्टर के पीछे उसने एएसआर को खड़े देखा। डॉक्टर के जाने के बाद एएसआर उसके पास आया और वो उसके पास आकर उससे बिना कुछ कहे उसके पेट की ओर देखने लगा। आरू ने पूछा, तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? एएसआर ने कहा, वाइफी, मैं तुम्हें हनीमून के लिए पेरिस लेकर आया हूँ। क्या तुम खुश हो? आरू ने कहा, खुश, माय फुट। ये कहकर उसने अपने पैर को जमीन पर मारा, मगर इसकी वजह से उसका पैर और दर्द करने लगा। एएसआर ने उसे व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ देखा। आरू ने कहा, क्या वो डॉक्टर मेरे लिए आई थी? क्या मुझे कुछ हुआ है? एएसआर ने कहा, नहीं, कुछ नहीं हुआ है, बस तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत है क्योंकि तुम्हारा दिमागी संतुलन खराब हो गया है। मिस्टर एएसआर, तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगे? आरू ने गुस्से में पूछा। एएसआर ने कहा, वो मेरे मूड पर डिपेंड करता है। ये कहकर वो आरू की ओर बढ़ा और उसने आरू की कमर पर अपने दोनों हाथ रखे। आरू उससे दूर होने की कोशिश करने लगी, मगर हर बार की तरह उसकी ये कोशिश भी नाकामयाब रही। एएसआर उसे उठाकर कमरे के अंदर ले गया। आरू पिछली बार जो हुआ उसे याद करके बहुत ज्यादा सहम गई और वो एएसआर के छूने से भी अंदर तक कांप उठ रही थी, मगर एएसआर उसे कि साथ आप कुछ करना ही नहीं चाहता था। उसने उसे बिस्तर पर लेटाया, ब्लैंकेट से उसे ढका और पास में रखी टेबलेट उसे खाने के लिए कही, मगर आरू ने ना में सिर हिलाकर टेबलेट लेने से मना कर दिया तो एएसआर ने उसके मुंह को पकड़ा और उसे ऊपर उठाकर उसने टेबलेट उसके मुंह के अंदर डाल दी और फिर उसे पानी पिलाने लगा। पानी पीते ही टैबलेट का कड़वापन आरू के मुंह में घुल गया और वो बस एएसआर के उसे छोड़ने का इंतजार कर रही थी और वो टैबलेट को अपने मुंह से फेंकने के लिए वहां से भाग रही थी। एएसआर ने उसके छोटे से चेहरे को पकड़ा और सीधा उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया। उसे किस करते हुए उसने उसे मौका ही नहीं दिया कि वो उन टैबलेट्स को निकाल कर फेंक दे। वो टैबलेट्स अबॉर्शन के लिए थी। जब एएसआर आरू को डॉक्टर के पास लाया तो डॉक्टर ने बताया कि आरू 2 मंथ प्रेग्नेंट है। एएसआर नहीं चाहता था कि उसकी एक्स वाइफ किसी का बच्चा कैरी करे, इसलिए वो उस बच्चे को गिराना चाहता था। आरू अपने बेडरूम में परेशान होकर टहलते हुए चिल्लाई, हे भगवान, क्यों मेरी जिंदगी में खुशियां 2 पलों की होती हैं? जिससे प्यार किया उसने ही मुझे उससे नफरत करने पर मजबूर कर दिया। क्यों भगवान, ऐसा क्यों? क्या सिर्फ प्यार एक झूठ है जो सिर्फ 2 पल ही टिक सकता है? रोते हुए आरू ने बिस्तर को पकड़ लिया। तभी कमरे में खिड़की से हवा आई और टेबल पर रखी एक नॉवल के पन्ने पलटने लगे। आरू का ध्यान उस नॉवल पर गया तो उसने उस किताब को देखा। आरू एक बहुत ही फेमस राइटर थी। उसने कई सारी नॉवेल्स लिखी थी जिनमें माफिया, गैंगस्टर या फिर क्रिमिनल से लड़कियों को प्यार हो जाता और फिर वो क्रूएल इंसान अपने प्यार के लिए खुद को बदलने की कोशिश करता
और अपने प्यार को जान से ज्यादा संभाल कर रखता। लेकिन आरू की जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आरू ने उस नॉवल को पकड़ा और उसके 2 हिस्से करते हुए बोली, सब झूठ है, सब झूठ नफरत हो गई है, मुझे अपनी ही लिखी इन नॉवल से। ये कहकर आरू ने उस नॉवल को खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश की। तभी आरू को चक्कर आ गए। उसने खिड़की को पकड़ने की कोशिश की, मगर वो चक्कर आने की वजह से लड़खड़ा गई। एएसआर बेडरूम में आया। उसने आरू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो आरू को थामने की कोशिश करता। उतना ही आरू खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करती। उसने अपना हाथ छुड़ाने हुए कहा, छोड़ दो, मुझे खिला रही है। मुझे तुम्हारे पास होने से भी घिन आती है। मैं जिंदगी भर तुमसे नफरत ही करना चाहती हूँ। ये कहकर आरू ने खुद से अपना हाथ छुड़ा लिया। एएसआर चिल्लाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। आरू की जब आंख खुली तो उसे अपनी पिछली जिंदगी का कुछ भी लम्हा याद नहीं था। उसके हाथ में वही नॉवल थी जिसको उसने फाड़ दिया था, लेकिन इस वक्त वो नॉवल पूरी तरह से ठीक थी। आरू का चेहरा तो वही था, लेकिन उसके बाल थोड़े अलग थे। वो अपनी ही लिखी एक नॉवल जिसका नाम बीस्ट से शादी था, उसमें आ चुकी थी और अपनी याददाश्त असली दुनिया में छोड़ चुकी थी। उसके पास अब एक नया परिवार था, नए दोस्त थे। जो नहीं था वो था पुरानी यादें। तो क्या एएसआर भी इस नई दुनिया में आएगा? क्या उसको भी आरू की तरह कुछ भी याद नहीं होगा? कैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी, जानने के लिए आगे के एपिसोड्स सुनते रहें। आरू देख यार, उस माफिया बॉस ने लड़की को किडनैप कर लिया और वो अब उसे हर रात बहकाने की कोशिश करता है। आज तो यार उसने अपने सारे कपड़े तक उतार दिए। यार वो लड़की इतने हैंडसम माफिया बॉस को देखकर भी उसका दिल नहीं पिघल रहा। काश नॉवेल्स में हीरोइन की जगह मैं होती। एक लड़की ने नॉवल को चूमते हुए कहा, ओए आरू, कहाँ है तू? एक बार तू भी पढ़ना यार। कितने रोमांटिक बन गया हीरो। पहले तो एकदम शैतान था, बिल्कुल प्यार नहीं करता था, पर जब से उसने एक लड़की को देखा है तब से वो उसके लिए पागल हो गया है यार। और उसने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। उसने अपनी दोस्त से कहा, बड़ा मुश्किल है ऐसे फिक्शनल कैरेक्टर जैसे किसी आदमी को ढूंढना। और पहली बात, जो आदमी माफिया बॉस है उसने ना जाने कितने मासूमों की जान ली है। वो तुम्हारे लिए हीरो कैसे हो सकता है? और पहली नजर में देखते ही कोई लड़की उसका जुनून बन गई तो उसने उसे किडनैप कर लिया। वाओ, ये भी कोई बात है। वो कहां से हीरो हुआ बता? और वो कोई प्यार भी नहीं है। ओए चुप, मेरे हीरो के खिलाफ एक शब्द नहीं। अच्छी लगती है नॉवेल्स, और अगर तुझे कोई ऐसा प्यार करने वाला मिलेगा ना, तब तुझे पता चलेगा समझ। अपनी हॉस्टल फ्रेंड अदा खान की बात सुनकर आरू ने अपने कानों से उंगलियां निकाली और चिल्लाकर बोली, ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे नहीं चाहिए, मेरी शादी होने वाली है। इस वक्त सुबह के 5 बज चुके थे। अदा पूरी रात नॉवेल्स ही पढ़ रही थी और कुंभकर्ण की तरह 9-10 बजे तक सोती रहती थी। हर रात वो कोई नॉवेल्स पकड़ लेती थी और उसे पढ़ती थी। मगर काफी दिनों से उसने एक डार्क रोमांस की नॉवेल पढ़ना शुरू कर दिया था। आरू ही थी जो टाइम से उठती थी। उसने रोज की तरह अदा के लिए नाश्ता बनाया। एक नजर सोती हुई अदा को देखा और फिर मेकअप किया। एक तरफ अदा को देखा और फिर मेकअप किया। एक तरफ अदा अपने सुनने की शक्ति काफी सालों पहले खो चुकी थी, इसलिए आरू उससे बात करने के लिए ऊंची आवाज करती थी। आरू अदा की बेस्ट फ्रेंड थी, मगर आरू ने अदा से अपने काफी राज छुपाए थे। आरू कुछ देर बाद कोचिंग सेंटर के लिए निकली। आज ट्रैफिक में बहुत ज्यादा भीड़ नजर आ रही थी। आरू जिस रिक्शे में थी, उस रिक्शे के साइड में एक कार खड़ी थी। कार में बैठे कुछ लड़कों ने कहा, अरे देखो देखो, हमारा माल आ गया है। ये सुनकर आरू के बगल में बैठी लड़की जल्दी से अपना चेहरा ढक लेती है। आरू ये नोटिस करती है तो वो लड़कों को देखने लगती है। एक लड़का उसके सीने को देखने की कोशिश करने लगा। आरू ने जल्दी से अपने शरीर को कवर किया और वो गुस्से से आदमियों को देखने लगी। वो लड़के बोले, अबे यार, इस जाम में हमको रुके हुए ही 1 घंटा हो गया है। काश अब 2-3 घंटे और भी जाम लगे और ये खूबसूरत नजारा देखकर हम अपनी आंखें सेक सकें। मगर इस लड़की का बस फिगर ही परफेक्ट है और चेहरा तो किसी बदसूरत भैंस जैसा है। उन लड़कों की बात सुनकर रिक्शे वाले ने कहा, अरे मैडम, ऐसे लफंगे तो हर सड़क पर मिल जाते हैं, आप बस थोड़ा ढककर चला करो। आरू ने गुस्से में उस रिक्शे वाले को भी देखा।
आरू ने आज सेंटर जाने के लिए काफी ज्यादा लॉन्ग टी शर्ट और बैगी जीन्स डाली हुई थी। आरू को मन किया कि वो अभी रिक्शे वाले को थप्पड़ मारे, मगर फिर उसने सोचा कि पहले उनको सबक सिखाया जाए जिन्होंने पहले बदतमीजी करने की कोशिश की। आरू जब उतरती है तो वो लड़की आरू का हाथ पकड़कर बोलती है, दीदी मैं कोचिंग जाती हूँ, रोज मुझे ये लड़के यहाँ मिल ही जाते हैं। आप यहाँ थोड़ा भी तमाशा करेंगे तो ये बात मेरे घर वालों को पता चल जाएगी। तुम मजबूत इंसान बनना सीखो पहले। ये कहकर आरू ऑटो से बाहर उतरी। वो लड़की गुस्से से आरू से बोली, ऑफो बदसूरत दीदी, मेरे लिए तमाशा मत कीजिए। मैं सुंदर हूँ, गोरी हूँ, लड़के तो मुझे हर चौराहे पर छेड़ने के लिए मिल जाते हैं। हाँ, मगर आपकी सूरत देखकर कोई आपको छेड़ता नहीं होगा ना, नहीं आप किसी मुसीबत में पड़ती होंगी। सो प्लीज मुझे भी किसी मुसीबत में मत डालिए, उस छोटी लड़की ने चिढ़ते हुए कहा। तो मगर आरू ने उसे इग्नोर करके उन लड़कों को उंगली दिखाई और कहा, तो क्या कह रहे थे तुम? ये सुनकर लड़के बोले, हमारी बातों को दोबारा रिपीट करवाना चाहती हो, पर हमें ऑर्डर देने से पहले जरा एक डिमांड हमारी भी पूरी कर दो। जरा अपनी या शर्ट उतार दो, हम भी खूबसूरती का नजारा देख ले। आई एम श्योर तुम्हारे मुंह जितना तुम्हारा शरीर काला नहीं होगा। आरू ने अचानक उस लड़के के लंबे बालों को पकड़कर उसके सर को कार से बाहर निकाला। फिर उसने वो चिंगम जो वो खा रही थी उसे उस लड़के के बालों में चिपका दिया। फिर वो उस लड़के के बालों को खींचते हुए उसे खिड़की के शीशे की जगह से बाहर फेंक देती है। लड़का चिल्लाकर बोला, अरे पागल हो गई हो क्या? कार से बाकी के 4 लड़के नीचे उतरे। उन्होंने आरू को खींचकर अपने कार में बैठाने की कोशिश की, मगर आरू उनसे लड़ने लगी। वो लड़की भी आरू में इतनी हिम्मत देखकर काफी हैरान थी। उसने सोचा था कि एक लड़की कितना भी सेल्फ डिफेंस सीख ले, वो सिर्फ एक ही आदमी से लड़ सकती है। 4-5 आदमियों से लड़ना लड़की के बस में नहीं है। मगर आरू वो नहीं थी। एक लड़के ने आरू के बाल पकड़कर खींचे। आरू ने अचानक झुककर अपने बाल छुड़ाए और उस लड़के के हाथों को मरोड़ दिया। 3 लड़कों को उसने अच्छे से सबक सिखा दिया था और उनको ऊर्जे पुर्जे भी हिल चुके थे। 5वें लड़के को उसने प्राइवेट पार्ट पर लात मारी तो वो सड़क पर बच्चे की तरह रेंग रहा था। और उन सभी लड़कों को धूल चटाने के बाद वो आगे बढ़ी। अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। आरू उसके लिए तैयार नहीं थी। वो मुड़कर देखती, इससे पहले ही किसी ने उसका मुंह दबाया और उसे कार के मुलायम गद्दे पर पटक दिया। इससे पहले कि आरू रेजिस्ट करती, उस किडनैपर ने अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, अपनी माँ को सही सलामत देखना चाहती हो तो भागने का ख्याल भी छोड़ दो। ये कहकर उस आदमी ने एक काली पट्टी आरू की आंखों पर बांध दी। फिर उसने आरू के चिन पर हाथ रखते हुए कहा, आज से तुम्हें कुछ भी देखने का हक नहीं है, तुम सिर्फ मुझे फील करोगी। ये कहकर उस आदमी ने आरू के होठों पर अपने होंठ रख दिए। आरू को चूमते हुए उस आदमी ने आरू की शर्ट के सारे बटन को खोल दिया था। आरू लड़ना चाहती थी। उस आदमी ने आरू के दोनों हाथों को उसकी कमर पर ले जाकर बांधा हुआ था। ऊपर से उस आदमी ने आरू की माँ को मारने की धमकी दी थी। अभी तक जो ट्रैफिक में कार रुकी हुई थी, ट्रैफिक क्लियर हुआ और वो पोर्शे कार भागते हुए एक सुनसान इलाके में पार्क हुई। उस आदमी ने आरू को अपनी गोद में उठाया। आरू ने अपने हाथों को उठाया और वो उस आदमी की गोद में रहते हुए भी अपने हाथों को उस आदमी की चेस्ट पर फिराने लगी। उसे महसूस हुआ कि वो आदमी काफी ज्यादा मस्कुलर था और उसके 8 पैक एब्स थे और उस आदमी की हल्की हल्की दाढ़ी थी। वो आदमी आरू के हाथों को अपनी बॉडी पर घूमता देखा, स्माइल कर रहा था। उसने आरू को लाकर बिस्तर पर पटका। फिर वो खड़े होकर अपनी बेल्ट खोलने लगा। आरू को जब महसूस हुआ कि सामने वाला कोई आदमी बेल्ट खोल रहा है तो वो डर से खिसकने लगी और वो बिस्तर पर उठकर बैठ गई और बोली, क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? मैं बस अपनी माँ के साथ रहती हूँ और एक कोचिंग वाली लड़की हूँ। ये सुनकर वो आदमी बोला, तुम क्या हो, तुम यही नहीं जानती। ये कहकर वे बिस्तर पर आया और उसने आरू को अपनी गोद में ले लिया। उसने फिर से आरू के होठों को चूमा, फिर उसकी गर्दन कंधे कॉलर बोन को चूमा। वो आदमी एक बहुत ही खतरनाक फॉरेन माफिया था। जब इंडिया में बस चुका था, लोग उसे ASR के नाम से जानते थे। लोगों में उसका खौफ था। कहा जाता था कि वो 31 साल का होने के बाद भी अकेला है
और कोई भी लड़की उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाई है। मगर आज जब एएसआर ने सड़क पर अकेली आरू को उन 5 गुंडों को सबक सिखाते हुए देखा तो वो आदमी बस मुस्कुराया और उसने अपनी कार का दरवाजा खोला। ड्राइवर को नहीं समझ आया था कि उसके बॉस को क्या हुआ। बिना ज्यादा कुछ जाने एएसआर ने आरू को किडनैप कर लिया। जो कहानी अदा आज सुबह आरू को सुन रही थी वही सब आरू के साथ हो रहा था। एएसआर ने आरू के पीठ को चूमते हुए कहा, मैं माफिया वर्ल्ड का बेताज बादशाह एएसआर हूँ। इस पर आरू ने कहा, मगर मैं किसी एएसआर को नहीं जानती। यू डोंट हैव टू नो, एएसआर ने एक स्मर्क के साथ कहा। वो फिर से आरू की पीठ को चूमने लगा। आरू ने मन में कहा, यार सुबह सुबह उस चुड़ैल की नॉवल का मजाक उड़ा दिया था, इसलिए तो ये सब मेरे साथ नहीं हो रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो नॉवल कोई जादुई नॉवल हो जो फीमेल कैरेक्टर को खुद चूज करती है। फिर खुद को ही डांटते हुए बोली, क्या आरू तू पागल हो गई है? उस पागल के साथ रहते रहते तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। अब तुझे बस ये सोचना है कि कैसे ये इंसान तेरी माँ को जानता है। आखिर ऐसे मुझसे क्या चाहिए? आरू के कपड़ों को देखते हुए एएसआर ने कहा, इन्हें उतारे। ये सुनकर आरू अंदर तक कांप पड़ गई और डरते हुए बोली, मुझे छोड़ दीजिए मिस्टर, घर में मेरी लाचार माँ है। आप कुछ तो तरस खाइए, और मैं तो सुंदर भी नहीं हूं। एएसआर मुस्कुराते हुए बोला, अगर मैंने लोगों पर तरस खाया होता तो मैं क्रूएल माफिया किंग नहीं कहलाता। आरू ने अपनी गर्दन झुका ली और बोली, लेकिन मैं ही क्यों? मैं एक 17 साल की लड़की हूँ। अगर आपको अपने बिस्तर पर कोई लड़की ही चाहिए थी तो आपने कोई सुंदर अट्रैक्टिव लड़की को क्यों नहीं ढूंढा? ये सुनकर एएसआर ने कहा, क्योंकि वो तुम ही हो सकती हो जिसकी मुझे जरूरत है। ये कहकर वो आरू की गर्दन की तरफ झुकने लगा। आरू अपने दोनों हाथ बिस्तर पर रखकर नीचे झुकने लगी। आरू 30 की डिग्री में झुक चुकी थी। अचानक उसके हाथ बैलेंस नहीं बना पाए और वो बिस्तर पर गिर गई। उसके बाल बिस्तर पर बिखर गए। एएसआर ने अपनी गहरी सांस आरू की गर्दन पर छोड़ी और अपने सख्त होंठ आरू की मुलायम त्वचा पर रखे। आरू एक किस से ही आह भरने लगी। उसकी आवाज सुनकर एएसआर के होंठों पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। उसने अपने एक हाथ से आरू की टॉप की नेक को नीचे खिसकाया और आरू की कॉलर बोन और पूरी गर्दन पर चूमने लगा। आरू की पतली कमर पर अपना दूसरा हाथ रखकर वो आरू की कमर को देखना चाहता था। आरू की कमर पर एक छोटा सा तिल था। उस तिल को एएसआर ने जेटली किस किया। हर बार एएसआर झुककर आरू की त्वचा को चूमता तो हर बार ही आरू कराहने लगती। एएसआर ने उसकी पतली कलाइयों को पकड़ा और बोला, अभी तो मैंने सिर्फ तुम पर अपने निशान छोड़े हैं, आगे जो होगा क्या वो सब सहने के लिए तुम तैयार हो? आरू ने जल्दी से नामे सर हिलाया और बोली, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। आप मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। ये सुनकर एएसआर ने स्माइल करते हुए कहा, यू कैन ट्राई ऑन क्राई बिकॉज आई डोंट लाइक टू ओबे अदर्स ऑर्डर। फिर उसने अपना बड़ा सा हाथ लाइट लैंप की ओर बढ़ाकर उसे बंद कर दिया। आरू ने अचानक अपने हाथ को आगे बढ़ाकर अपनी आंखों से ब्लाइंड फॉल्ट हटाने की कोशिश की, मगर एएसआर ने उसके हाथ को बीच में ही रोक लिया। आरू ने कहा, मिस्टर, मेरी शादी होने वाली है। ये सुनकर एएसआर ने कहा, अगर हो भी जाती तो भी तुम मेरी ही होती। आरू कुछ नहीं बोल सकी। आरू ने मन में कहा, इस इंसान में बिल्कुल शर्म और दया नहीं है। फिर उसने टॉपिक चेंज करते हुए बोला, मैंने लाइट्स को ऑफ कर दिया है, अब तुम्हें शाई फील करने की जरूरत नहीं है। आरू मन में बड़बड़ाई, क्या इस आदमी ने पहले से ही मेरी आंखों को पर ब्लाइंड फोल्ड नहीं बंधा हुआ है? इसे क्या लगता है कि लाइट्स ऑफ करने से कोई फर्क पड़ने वाला है? क्या इस आदमी के पास तनिक भी बुद्धि नहीं है? एएसआर अचानक उसके कान के पास झुका और उसने आरू के ईयर लॉब को चूम लिया। ईयर लोब लड़कियों का सबसे सेंसिटिव हिस्सा होता है, इसलिए किस करते ही आरू के कान शर्म से लाल हो गए। एएसआर ने फिर आरू की कमर में हाथ डालकर उसे एक ही झटके में फ्लिप किया और अब आरू एएसआर के चौड़े शरीर के ऊपर थी। एएसआर ने फिर आरू के पजामे को पैरों के किनारे से पकड़कर नीचे खींचना शुरू कर दिया। आरू ने कसकर अपना पजामा पकड़ लिया। अचानक एएसआर का फोन रिंग किया। एएसआर ने एक बार तो उसे इग्नोर किया, मगर दूसरी बार जब फोन रिंग करने लगा तो उसने कॉल उठा लिया।
कॉल पिक करते हुए उसने आरू को अपनी गोद में खींचा और अपनी बाजू को आरू की चेस्ट पर रखा। क्या हुआ है डैड? ये सुनकर फोन के दूसरे तरफ से आवाज आई, ASR, उसे निमोनिया हुआ है। ये सुनकर ASR की भौहें तन गई और उसने पूछा, किसे? हमारी रैना को? ASR के डैड ने जवाब दिया। ये सुनकर ASR ने कहा, क्या डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं? ये सुनकर ASR के डैड बोले, नहीं, वो अब काफी रो रही है। क्या तुम प्लीज एक बार हॉस्पिटल आ सकते हो? ASR काफी देर खामोश रहा। तभी उसे दूसरी तरफ से एक 1.5 साल की बच्ची की रोने की आवाज आई, जो रोते हुए अपनी प्यारी सी आवाज में मम मम बोल रही थी। ASR उस प्यारी सी आवाज को सुनकर बोला, डैड, मैं भी आता हूं। ये कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया। आरू के कान एक छोटी सी बच्ची के रोने की आवाज सुनकर खड़े हो गए। ASR ने झुककर आरू के माथे पर किस किया और बोला, वेट फॉर मी। ये कहकर उसने शर्ट पहनी और उस बेडरूम से बाहर निकल गया। बेडरूम से बाहर निकलते ही उसने दरवाजे को लॉक कर दिया। दरवाजे के बंद होते ही आरू अपने कपड़ों को ठीक करते हुए जल्दी से बिस्तर से उतरी और उसने कहा, महादेव, आपकी कृपा है, वरना आज मेरी जिंदगी शैतान के हाथों बर्बाद हो जाती, मगर अब मुझे यहाँ से कैसे भी करके भागना होगा। ये कहकर आरू उस रूम से भागने का तरीका ढूंढने लगी। उसने खुली हुई बालकनी को देखा, जहाँ पर काफी सुंदर फूलों की बेल लटकी हुई थी, जिसे कि काफी ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी। आरू ने खुली हुई बालकनी को देखा तो उसकी आंखें चमक गईं और वो जल्दी से रेलिंग पर अपने एक पैर को रखकर नीचे कूदने का सोचने लगी, मगर जैसे ही उसने तो उसके शरीर से ठंडी हवा होकर गुजरी और वो बुरी तरह कांपने लगी, क्योंकि इस वक्त वो किसी 27वें फ्लोर पर थी। वो जिस रूम में थी उसी रूम में बस बालकनी थी, बाकी हर जगह गिलास लगा हुआ था। वो इस बालकनी से कूदती और सीधा सड़क पर जाकर तो वो किसी फूटे हुए टमाटर की तरह बिखर जाती। आरू ने वहां से कूदने का ख्याल एक पल से भी कम समय में भुला दिया। वो अपने नाखून चबाते हुए अंदर आई। उसने वहां पर एक टीवी लगा देखा। टीवी के साइड में रिमोट भी था। उसने जब टीवी को ऑन किया तो टीवी पर ASR नाम के बिजनेस टाइकून के बारे में बात हो रही थी। काफी सारे रिपोर्टर्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ASR के आने का इंतजार कर रहे थे, मगर वहां पर वो इंसान नहीं आया। आरू ने फिर टीवी के चैनल को बदला, मगर उसे टीवी में बस कुछ 5 न्यूज के ही चैनल थे। इसके अलावा कुछ नहीं था। उसे मन किया कि वो टीवी को फोड़ दें। टीवी को बंद करके उसे एक आइडिया आया। ओह, तो उस शख्स को मैं क्यूट और मासूम लड़की लगी, लेकिन क्या हो कि मैं एक बिगड़ैल लड़की की तरह एक्ट करूं, तब तो शायद वो मुझे यहाँ से जाने दे। ये सोचकर उसने टीवी को उखाड़ लिया और उसे नीचे फेंक दिया। इसके बाद उसने वहां रखे काफी सारे क्रोकरी आइटम्स को भी फर्श पर नीचे फेंक दिया। कमरे में जो भी चीज मौजूद थी उसने वो सब तोड़ फोड़ दी थी, सिवाय AC के। उसने बिस्तर के भी आधे हिस्से को तोड़ दिया था। तोड़ फोड़ करते हुए उसे गलती से मछलियों से भरा एक बॉक्स भी टूट गया। मछलियों को फर्श पर तड़पते देखा आरू चिल्लाई, नो, ये क्या हो गया? मेरे हाथों से इन मासूमों की जान चली जाएगी। ये कहकर उसने जल्दी से मछलियों को अपने हाथों में भर भर कर आधे टूटे हुए उस जार में डाला। इसी बीच मछली को उठाते उठाते उसके हाथ में कांच का टुकड़ा लग गया। कुछ ही देर में उसने मछलियों की जान तो बचा ली, मगर अब उसकी खुद की जान खतरे में थी, क्योंकि पानी और इलेक्ट्रॉनिक सामान नीचे पड़े होने की वजह से वहां पर करंट आने लगा था। जैसे ही करंट लगा, आरू डर से चिल्लाते हुए बिस्तर पर चढ़ गई। उसने रोते हुए कहा, हे महाकाल, ये सब कुछ क्या है? ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अदा जो नॉवेल्स पढ़ती थी, ये सब उसी से इंस्पायर हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मैं उसकी नॉवेल्स में ही घुस गई हूँ। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अपने दिमाग में कुछ सोचते सोचते आरू उबासी लेकर वहीं सो गई। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने रूम में जो भी टूटी फूटी चीज पड़ी देखी थी, वो सब हां से गायब थी। आरू ये देखकर हैरान रह गई। तभी रूम में एक आदमी एक ट्राली पर काफी ज्यादा लजीज खाना रखकर लाया, जिसे देखकर आरू के मुंह में पानी आ गया और उसने कहा, मेरे लिए। ये सुनकर उस आदमी ने हाँ में सर हिला दिया और जाते हुए उसने दरवाजे को बंद कर दिया। आरू ने पेट भर के खाना खाया और अपने पेट को सहलाते हुए बोली, आरू, इससे ज्यादा नहीं,
इससे ज्यादा खाया तो तुम भाग भी नहीं सकती हो। आज लगता है भगाने का अच्छा मौका है। कुछ ही देर में जो आदमी आरू के लिए खाना लेकर आया था वो वापस ट्रॉली को ले जाने के लिए आया, मगर वो कुछ देखकर चौंक गया। आरू ने अपने आप को आधा ब्लैंकेट में ढका हुआ था। इस वक्त उसने नीचे सिर्फ शॉर्ट्स पहने हुए थे, जिस वजह से उसकी गोरी टांग उस शख्स को ललचा रही थी। उसने इस खूबसूरत नजारे को अवॉइड करने की कोशिश की, मगर वो ऐसा नहीं कर पाया। आखिर धीमे धीमे कदम रखकर बिस्तर के पास आया और उसने आरू की टांगों पर हाथ रखकर फिराया। आरू को इससे काफी डिस्गस्टिंग फील हो रहा था, मगर उसे थोड़ा सा शहना ही था। अचानक उसने अपने ऊपर जो ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था उससे उसने उस शख्स के मुंह को दबाया और उस पर लात घुस्से बरसाए। फिर वो उस शख्स के मुंह को बंद करके जल्दी से उसे बेडरूम को लॉक करके भाग गई। जब वो बाहर पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि वो किसी ऑफिस की बिल्डिंग में थी जहां उसे 2 यूनिफॉर्म पहने आदमी दिखे। आरू ने घबराते हुए कहा, भैया प्लीज मेरी मदद कीजिए, कोई मुझे यहाँ पर किडनैप करके लाया है। ये सुनकर उन 2 आदमियों ने आरू की तरफ देखा और फिर वो अपनी नजरें आरू से हटाकर काम करने लगे। आरू ने हाथ हिलाते हुए कहा, भैया इधर देखिए, मैं कोई भूत नहीं हूँ, लड़की हूँ, क्या आपको मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ? ये सुनकर भी उन दोनों आदमियों ने कोई जवाब नहीं दिया और दोनों जिस टेबल को खींच कर ले जा रहे थे उन्होंने उसे टेबल को एक कमरे में ले जाकर कमरे को ही बंद कर लिया। आरू ने कंफ्यूज होकर अपने कपड़ों को हाथ लगाया, फिर अपनी टॉप को हटाकर अपने शरीर को देखा। वो खुद से बोली, कमाल है, मैं सच में ही जिंदा हूँ, मुझे कोई चोट भी नहीं आई है, फिर भी ये लोग मुझे ऐसे कैसे इग्नोर कर रहे हैं? क्या महाकाल जी ने बिना दर्द दिए मुझे ऊपर बुला लिया है? क्या हो सकता है ये आदमी उस शैतान के आदमी हो और वो मेरी मदद ना करना चाहते हो। आरू अब जल्दी से खिसक ले, यहां से अच्छा हुआ कि उन लोगों ने तुझे पकड़ा नहीं। ये कहकर आरू भागने लगी। आरू की एक सैंडल टूट गई तो उसने सैंडल को फेंका और फिर से भागते हुए नीचे आ गई। बाहर आते ही वो झाड़ियां में छुप कर निकलने लगी। एंट्रेंस गेट पर चढ़कर वो बाहर कूद गई। तभी उसने अपने सामने एक चमचमाती कार को खड़े देखा। उस कार की लाइट्स उसके चेहरे पर थी। आरू ने अपनी आंखों को ढकने की कोशिश की। तभी कार की लाइट्स बंद हुई और कोई बाहर आया। आरू डरते हुए पीछे होने लगी। क्या फिर से फंस जाएगी आरू एएसआर के चंगुल में? गाइस, इस कहानी का फर्स्ट सीजन पढ़ने के लिए सर्च कीजिए परफेक्ट पॉसेसिव हस्बैंड। उस शख्स ने आरू से कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। ये सुनकर भी आरू डर से वहीं खड़ी रही। उस शख्स ने आरू से सख्त लहजे से कहा ना मैंने, मेरे साथ चलो। अब उसकी आवाज में बिल्कुल भी नरमी नहीं थी। आरू डर गई। वो आदमी आरू को खींचकर अपनी कार में लेकर आया और उसे बैठा दिया। वो एक ओपन कार थी। उस शख्स ने कार को काफी स्पीड के साथ दौड़ाया और बोला, किस शहर से हो तुम? बताओ, मैं तुम्हें उस शहर छोड़ सकता हूँ। आरू ने कहा, शहर? ये कौन सा शहर है? ये सुनकर वो आदमी बोला, ये मुंबई है। आरू हैरान हो गई और बोली, क्या मैं तो राजस्थान के कोटा में थी? वो आदमी बोला, डोंट वरी, मैं तुम्हें तुम्हारे शहर छोड़ दूंगा। आरू ने डरते हुए पूछा, पक्का आप मेरे साथ धोखा तो नहीं करने वाले हैं? अगर ऐसा है तो मैं चलती कार से कूद जाऊंगी। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं वाकई में तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने वाला हूँ। कार ड्राइव करते हुए उसने कार को मुंबई के मरीन ड्राइव के पास रोका और बाहर उतर गया। आरू ने उस शख्स का चेहरा देखने की कोशिश की, मगर कार से उतरते ही वो आदमी अपना चेहरा बीच की ओर करके खड़ा हो गया। आरू बाहर आई और उसने समुद्र से आई हुई गर्म हवाओं को महसूस किया। वो आदमी बोला, क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहोगे? आरू ने हाँ में सर हिला दिया। वो आदमी 2 आइसक्रीम के कॉर्न लेकर आया और उसने दोनों ही कॉर्न आरू को पकड़ा दिए। आरू ने अब जाकर उस शख्स का चेहरा देखा था। ग्रीन हेजल आईज, शार्प नोज, परफेक्ट जॉ लाइन, होंठों पर न के बराबर स्माइल। वो आदमी पूरी तरह से महा अट्रैक्टिव, हॉट और लड़कियों को पागल बनाने वाली पर्सनालिटी रखता था। पल भर को आरू उसकी आंखों में ही खो गई। फिर आरू ने संभलते हुए कहा, क्या आप नहीं लेंगे? ये सुनकर उस शख्स ने ना में सर हिला दिया। आरू फिर खुद दोनों ही आइसक्रीम खा गई।
क्योंकि उसे काफी भूख लगने लगी थी। आरू बीच की रेत पर ही बैठ गई और बोली, कब चलना है? ये सुनकर वो आदमी बोला, अभी चलो वरना वो तुम्हारे पीछे आ जाएगा। आरू सहम गई और जल्दी से कार में आकर बैठ गई। कार को उस शख्स ने फिर से स्टार्ट किया। आरू ने कहा, वैसे आपका नाम क्या है? ये सुनकर उस शख्स ने कहा, मेरा नाम अकाय ओबेरॉय है। आरू अकाय के साथ अब थोड़ा कंफर्टेबल हो गई थी। उसने कहा, हाय आरू। ये सुनकर अकाय ने पूछा, आपका सरनेम? आरू थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोली, एक्चुअली मेरी माँ ने कभी मुझे मेरा सरनेम नहीं बताया, तो तुम अपनी माँ का ट्रीटमेंट करने के लिए पैसे जोड़ना चाहती हो? अकाय ने कहा। ये सुनकर आरू हक्का बक्का रह गई। उसने कहा, आपको कैसे पता कि मेरी माँ बीमार है? ये सुनकर अकाय मुस्कुराया और बोला, मैं तो तुम्हारा सरनेम तक जानता हूँ। आरू अब अकाय से भी डरने लगी थी। उसे आज अपने किडनैपर और स्टॉकर ही मिल रहे थे। अब वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। डोंट वरी, तुम मेरी दुश्मन की जिंदगी में आने वाली पहली लड़की हो, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी। और दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है ना? एम आई राइट मिस आरू? आरू ने कहा, हाँ, वो मेरे दुश्मन है। उन्होंने मुझे किडनैप किया, मगर मैं इसके बदले आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं बस उस शैतान के पिंजरे से आजाद होकर ही खुश हूं। फिर अकाय ने मन में कहा, तुम एएसआर का वो परिंदा हो जिसमें एएसआर की जान बसती है, इसीलिए जरूरी है कि तुम मेरे पिंजरे में कैद रहो। ये कहकर अकाय मुस्कुराया। अब रात के 11:30 बज चुके थे। गाड़ियां काफी कम हो गई थी। अचानक एक ब्लैक कलर की रोल्स रॉयल कार अकाय की मर्सिडीज बेंच का पीछा करने लगी। अकाय ने जल्दी से स्टीयरिंग व्हील घुमाया और रास्ता बदलते हुए बोला, वो आपके पीछे आ गया है। आरू ने पीछे मुड़कर देखा। तभी अकाय ने अपना एक हाथ उठाकर आरू के सर पर रखा। उसका सर वापस से आगे करते हुए कहा, उसे मत देखो, वो अभी काफी ज्यादा गुस्से में है। बस अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो। ये कहकर अकाय ने फुल स्पीड में कार को ड्राइव किया। काफी देर बाद जब एएसआर की कार काफी पीछे छूट गई, तो अकाय ने अपनी कार को रोक दिया, जिसमें से काफी ज्यादा धुआं निकलने लगा था। चौराहे पर उतरने के लिए कहा। आरू चौराहे पर खड़ी थी। तभी काफी तेज रफ्तार के साथ एएसआर की रोल्स रॉयस वहां आती दिखाई दी। आरू की आंखें ये देखकर बाहर ही आने को थीं। तभी अकाय ने ये देखकर अपनी कार को स्टार्ट किया और वो एएसआर की कार को 90 डिग्री पर हिट करने वाला था। जैसे ही दोनों कार हिट हुई, दोनों ही कारों का सामने का बोनट टूट गया। दोनों कारें गोल गोल घूमने लगी। इसी बीच अकाय ने एक पेट्रोल की एक बोतल निकाली और उसे छिड़कना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसने कार को रोका और एक सिगरेट जलाकर लाइटर नीचे फेंक दिया। आरू के चारों ओर आग जलने लगी। कौन आरू का दुश्मन था और कौन दोस्त, ये पहचाना बार बार आरू के लिए मुश्किल होता जा रहा था। एएसआर की कार अब चलना बंद हो चुकी थी। वो अकाय के पास गया। उसने अकाय की कॉलर को पकड़ा और बोला, हाउ डेयर यू टच माई गर्ल? ये सुनकर अकाय मुस्कुराकर बोला, क्या तुम्हें वो 17 साल की बच्ची पसंद आई? ये सुनकर एएसआर ने कहा, मेरे मामलों से दूर रहो अकाय ओबेरॉय, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। ये सुनकर अकाय जोर जोर से हंसने लगा। ऐसा लगा कि वो हंसते हंसते लोट-पोट हो जाएगा। अपनी हंसी रोककर अचानक वो बोला, मेरे परिवार को बर्बाद करोगे? क्या तुम जानते नहीं अकाय ओबेरॉय कौन है? उसने खुद अपनी बीवी, बच्चे, दोस्त सबकी जान ली है। तो तुम्हें क्या लगता है तुम अकाय ओबेरॉय के किस परिवार को खत्म करोगे? एएसआर ने कहा, अकाय, तुम दोस्त की खाल में भेड़िया निकलोगे, ये मैं कभी इमेजिन नहीं किया था। लेकिन अब तुम्हें इस धोखे का हर पल मैं जवाब दूंगा और तुम अब कभी मेरी वुमेन को टच नहीं कर पाओगे। ये कहकर उसने अकाय को जोर से घुस्सा मार। अकाय गुस्सा लगने से काफी दूर जाकर गिरा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसने एएसआर का हाथ पकड़कर उसे अपनी कार पर देकर मारने की कोशिश की, मगर एएसआर ने अचानक अकाय का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ लिया। अकाय ने मौका देखकर अपने पैर से एएसआर के पैर पर वार किया और अपने आप को छुड़ा लिया। फिर वो हंसते हुए बोला, ये एक्शन मोड तो तुम बाद में दिखा सकते हो। तुम्हें नहीं लगता पहले अपने परिंदे की तुम्हें परवाह करनी चाहिए? एएसआर ने अपनी सरसरी नजरें आरू पर डाली, जो कि धुएं की वजह से खास रही थी। आग की लपटें काफी ज्यादा मात्रा में थी।
एएसआर ने अकाय को धक्का दिया और वो आग में कूद गया। आरू ने अपने पास आते कदमों को देखकर कहा, अकाय, मुझे यकीन था कि आप मेरी मदद करेंगे। ये सुनकर एएसआर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही आरू ने अपना हाथ दिया, एएसआर ने उसे अपने कंधे पर उठाया और कहा, नेम, मेरे सामने हिम्मत मत करो अपनी जुबान से किसी और मर्द का नाम लेने की। ये सुनकर आरू डर गई। एएसआर ने आरू को अपनी कार में बैठाया और उसे पानी पीने के लिए दिया, मगर आरू ने अपना मुंह नहीं खोला तो एएसआर ने एक हाथ से उसका मुंह पकड़ा, दूसरे हाथ से बोतल उसके मुंह में लगाते हुए उसे पानी पिलाया। आरू खांसने लगी। पानी बिखरने की वजह से उसकी टॉप भी गीली हो गई थी। एएसआर ने अपनी कार के इंजन को ठीक किया और वो कार में आकर बैठ गया। कार ड्राइव करने से पहले उसने भीगी आरू को देखा। फिर अचानक उसने अपना हाथ आगे बढ़कर टॉप को फाड़ दिया। ये देखकर आरू की आंखें सदमे से बाहर आ गईं। एएसआर ने उसकी टॉप को फाड़कर टॉप से आरू के भीगी शरीर को पोंछ दिया। फिर उसने आरू की सीट बेल्ट लगाई और कार को ड्राइव करते हुए वहां से चल दिया। चलने से पहले उसने आरू की टॉप के टुकड़े को ही उसकी आंखों पर बांध दिया। आरू फिर से एएसआर को नहीं देख पाई। एएसआर आरू को लेकर कहीं जाता, इससे पहले ही उसने आरू की सिसकती आवाज सुनी। आरू रोते हुए बोली, प्लीज प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप बताते भी नहीं। क्यों मेरी जिंदगी को आप दोनों ने नर्क बनाकर रखा है? आंखें, मेरी गलती क्या है? कोई बताता क्यों नहीं? प्लीज मुझ पर थोड़ा तो तरस खाइए। ये सुनकर एएसआर ने अपनी कार को रोक दिया। आरू को लगा कि एएसआर उसकी बात को मानेगा, मगर फिर से उसने बिना कुछ कहे कार को स्टार्ट कर दिया। कई घंटे के बाद एएसआर अपनी मंजिल पर पहुंच गया। जब कार रुकी तो एएसआर ने सीट बेल्ट निकालकर आरू को अपनी गोद में उठाया। आरू अब तक सो चुकी थी। वो आरू को एक बेडरूम में लेकर आया। उसने आरू को बिस्तर पर लेटा दिया। उसने ध्यान दिया तो आरू सोते हुए अपना मुंह खोलकर सोई हुई थी और उसके मुंह से पानी निकल रहा था। उसने अंगूठे से आरू के होठों से पानी पोंछा। तभी एएसआर को बाहर से कुछ आवाज आई और वो बाहर आया। एक नौकर डरते हुए बोला, साहब साहब, आपकी कार की डिग्गी में कुछ है, बार बार आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है कोई। इतना कहकर वो रुका और आगे बोला, साहब कोई भेड़िया तो नहीं? ये कहकर वो नौकर डरने लगा। एएसआर उस नौकर के साथ बाहर गया तो उसने अपनी कार की बैक डोर को खोल दिया। उसने वहां देखा तो एक छोटी सी 5 साल की बच्ची थी, जिसने सफेद कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी। उसके बाल कमर तक लंबे थे। वो काफी प्यारी थी, मगर सबसे अजीब बात ये थी कि उस बच्ची के माथे से खून निकल रहा था। नौकर ने उसको देखा तो चिल्लाकर बोला, भूत भूत। वहीं आरू को अगली सुबह अपनी माँ की बहुत याद आई और उस रात के आग लगने वाले सीन को याद करके उसे तेज बुखार तक चढ़ आया था। एएसआर जब उसके कमरे में आया तो बुखार से वो तप रही थी, मगर एएसआर उसकी हालत को न देखकर अपनी पेंट की बेल्ट को खोलते हुए उसके साथ इंटीमेट होने के लिए बढ़ रहा था। जब उसने आरू को कांपते हुए देखा तो उसने आरू का हाथ पकड़ा। आरू अपनी आंखें खोलने वाली ही थी, तभी एएसआर ने टेबल पर रखे एक मास्क से अपना चेहरा ढक लिया। एएसआर अपनी ठंडी आवाज में बोला, तुम्हें फीवर है? आरू ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ। तुम्हें इलाज की जरूरत है? एएसआर ने कहा। आरू ने कहा, नहीं, मैं अपना इलाज नहीं करवाऊंगी जब तक आप मुझे यहाँ से जाने नहीं देते। ये सुनकर एएसआर ने कहा, तुम्हें लगता है तुम मेरे सामने जीत पाओगी? आरू ने कहा, हारने से अच्छा है जान गंवा देना। एएसआर मुस्कुराते हुए बोला, डोंट वरी, बुखार इतना भी तेज नहीं है कि तुम मर जाओ। फिर भी तुम्हारा शरीर मेरी जागीर है, इसीलिए बताओ कहाँ जाना चाहती हो तुम? आरू एक्साइटेड हो गई और उसने कहा, मुझे मेरे हॉस्टल जाना है, अपनी माँ से मिलना है। ये सुनकर एएसआर ने कहा, ठीक है, आज से हर वक्त मेरे कुछ आदमी तुम्हें स्टॉक करेंगे। फिर वो आरू के कान के पास झुका। उसने आरू के कान को चूमते हुए कहा, अगर किसी दूसरे आदमी ने तुम्हें उंगली भी लगाई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आरू सहम गई। उसने हाँ में सर हिला। आरू ने अपने कपड़े देखे जो कि काफी मेले हो गए थे। एएसआर ने उसके कपड़ों को देखा और उसके हाथ को पकड़कर रूम से बाहर गया। उसने एक लिफ्ट ली और उस महल के 7 फ्लोर पर गया, जहां वो महल बाहर से देखने में काफी पुराने जमाने का और रॉयल लगता था।
अंदर से वो काफी मॉडर्न था। 7th फ्लोर पर आरू को एएसआर एक बहुत ही बड़े हॉल में लेकर गया। हॉल में आकर आरू को ऐसा लगा जैसे कि वो किसी बड़े से मॉल में आ गई हो। वहां मॉनिकुन पर तरह तरह के कपड़े टके हुए थे। सभी कपड़े एक लड़की के लिए ही थे। उनमें से सबसे ज्यादा कपड़े नीले और सफेद रंग के थे। आरू बोली, क्या ये एक मॉल है? एएसआर ने कहा, दिस इज फॉर माई वुमन। उसने आरू के कंधे पर अपने मुंह की हर गर्म हवा छोड़ते हुए कहा। आरू झटके से एएसआर से दूर हुई। एएसआर ने कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, नीचे आ जाओ। ये कहकर वो वहां से चला गया। आरू ने काफी सारे कपड़ों को देखा और फिर उसने एक ऐसी नीली ड्रेस को पहन लिया जिसकी बाजू से लेकर गर्दन, कमर सब कुछ ढक जाते थे। वो ड्रेस काफी ब्यूटीफुल मटेरियल से बनी हुई थी जो कि हल्की धूप में शाइन भी करती थी। तैयार होकर आरू जब नीचे आई, एएसआर उसका हाथ पकड़कर वहां से ले गया। जब वो वहां से जा रहा था तो धानी भागकर उनका पीछा करते हुए आई, मगर वो अपने डैड के साथ उस औरत को नहीं देख पाई। कार में बैठकर आरू ने सोचा, असल में ये एएसआर कौन है? क्या मैं इसको जानती हूँ? क्या सच में ये मेरा कोई दुश्मन है जिसे मैंने देखा हो? क्योंकि पहले इसने मुझे ब्लाइंड फोल्ड लगाने के लिए कहा और अब ये खुद मास्क पहने हुए मेरे सामने है। ऐसा क्या है हमारे बीच? काफी देर बाद जाकर कार आरू के हॉस्टल के बाहर रुकी। आरू दौड़कर अपने हॉस्टल में इंटर हुई, जहां सिर्फ लड़कियां ही रहती थीं। रूम में जाकर उसने देखा तो रूम पूरी तरह से बिखरा हुआ था। अदा हमेशा रूम को बिखेर के ही रखती थी। आरू अंदर आते हुए बोली, अदा, अदा कहाँ पर है तू? लेकिन उसे अदा से कोई जवाब नहीं दिया। आरू ने वॉशरूम को भी चेक किया, वहां पर भी अदा नहीं थी। आरू भागकर आरू वार्डन के पास गई। वार्डन ने बताया, अदा तो कल से ही यहाँ नहीं आई है। एक बहुत ही सुंदर सा आदमी आया था, वो उसके साथ कहीं गई है। वाट क्या, ये बात उसकी पेरेंट्स को पता है? ये सुनकर वार्डन आंटी बोली, नहीं, वो अदा काफी प्यारी बच्ची है ना, तो उसने कहा कि मैं उसकी अम्मी को खबर ना करूं। आरू ने अपने सिर पर हाथ मारा और वो बाहर जाते हुए अपने पर्स में हाथ डालते हुए सोचती है कि वो अदा को बाद में कॉल कर लेगी। फिर वो जल्दी से अपनी माँ के घर पहुंचती है। आरू अपनी माँ के साथ एक किराए की घर में रहती थी। लैंडलॉर्ड बोलती है, अच्छा हुआ तेरी माँ यहाँ से चली गई। अब तेरा जो फटा पुराना फर्नीचर है वो भी तुझे वापस नहीं मिलेगा। आरू शॉक हुई और बोली, क्या आप ऐसा कैसे कर सकते हैं आंटी? वो हमारा सामान है। तो क्या हुआ? तूने 2 महीने का किराया नहीं दिया है, समझी? और मैंने तो तुझे यहाँ रहने से पहले ही कहा था ना, एडवांस दे दिया कर। मगर तुझे तो अपने शौक पूरे करने से ही मतलब नहीं था। अब जा ढूंढ अपनी माँ को। उन्होंने गुस्से से कहा। आरू को गुस्सा आ गया, मगर वो मजबूर थी, इसलिए उसने पूछा, आंटी जी, भले ही आप सारा सामान रख लीजिए, मगर ये बता दीजिए कि मेरी माँ कहाँ गई है, किसके साथ गई है? ये सुनकर लैंडलॉर्ड लेडी बोली, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। कौन था? क्या मैं तेरे यहाँ पूरे खानदान को देखने के लिए ही बैठी हूँ? ये कहकर लैंडलॉर्ड लेडी वहां से चली गई। आरू दुखी होकर पलटी, लेकिन जब लैंडलॉर्ड अपने घर में घुस गई तो आरू पीछे घर में लगे एक पेड़ के ऊपर चढ़ी और अपने रूम की बालकनी में खुद ही फिर उसने अंदर सामान देखा तो सब कुछ अपनी जगह पर था। उसकी माँ फोन नहीं रखती थी, इसलिए आरू और ज्यादा परेशानी हो गई। उदास होकर वो फिर वहां से भी चली गई। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया। आरू ने पर्स से अपना फोन निकाल लिया। उधर से एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, अरे आरू, अपनी माँ की याद नहीं आ रही है तुम्हें? आरू ने डरते हुए कहा, कौन? अधेड़ उम्र का आदमी बोला, अरे हम तुम्हारे होने वाले ससुर जी हैं, आ जाओ हमारी हवेली पर। हमने तुम्हारी माँ को शादी की बात करने के लिए यही बुलाया है। ये सुनकर आरू जल्दी से एक टैक्सी लेकर मिस्टर दीवान के घर पहुंची। मिस्टर दीवान काफी रिच आदमी थे। उनका एक ही बेटा था, ओंकार, जिसकी उम्र अब 50 के आसपास थी। उनकी 2 बीवियां पहले मर चुकी थीं। 50 की उम्र के होने के बावजूद ओंकार आरू से शादी करना चाहता था। एक दिन आरू ने सड़क पर घायल ओंकार को देखा, थक और उसे हॉस्पिटल पहुंचाया था। आरू के चेहरे पर ओंकार का खून लग गया था, इसलिए आरू ने वहीं अपना चेहरा धोया था। जब ओंकार ने आरू का खूबसूरत चेहरा देखा तो वो उसका दीवाना हो गया था।
आरू को उस समय लगा था कि शायद ओंकार एनेस्थीसिया की वजह से होश में नहीं थे और उन्होंने उसका असली चेहरा नहीं देखा था। लेकिन ओंकार ने तो उस दिन के बाद आरू को पीछा करना शुरू किया और उसके घर अपना रिश्ता भेजा। आरू ओंकार जी से सिर्फ इसलिए शादी करने के लिए तैयार हुई थी क्योंकि उसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। ओंकार के आधे चेहरे पर जलने के निशान थे। उन्होंने दुनिया को बताया था कि उन्होंने अपनी एक पत्नी को आत्महत्या करते हुए देखा था, तो उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की थी, तभी उनका चेहरा जल गया था। ये कहानी आरू की माँ को भी पता थी, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि ओंकार 50 साल का है। उन्हें बस ये लगा कि वो बस देखने में ही कुरूप है। उनका मानना था कि एक सुंदर आदमी हमेशा चीट करता है और एक कुरूप आदमी दिल का सच्चा होता है, जो कि उनकी बेटी को खुश रख सकता था। इसीलिए वो शादी के लिए मान गई थी, मगर उन्हें दीवान परिवार के काले राज के बारे में कोई भनक नहीं थी। आरू उस परिवार से डरती थी, मगर उसे परिवार ने आरू को पहले से ही 6 लाख रुपए दिए थे। आरू की माँ के इलाज में वो पैसे बहुत पहले ही लग चुके थे। ऊपर से आरू के घर में चोरी हो गई थी, इस वजह से 4 लाख चोरी हो चुके थे। पुलिस में कंप्लेंट करवाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर भी रणधीर जी ने आरू को और भी पैसे दिए और अब वो चाहते थे कि जल्द से जल्द आरू उनके बेटे ओंकार से आरू की उनसे शादी हो। आरू की माँ अनाहिता बोली, आरू कहाँ थी तुम बेटा? आरू ने कहा, माँ मैं थोड़ी बिजी थी। अनाहिता जी बोली, आरू जब तक तुम 18 की नहीं हो जाती तब तक शादी नहीं होगी, मगर अब तुम्हारे 18 का होने में सिर्फ 100 दिन बाकी है, इसीलिए तुम्हारे ससुराल वाले अभी से शादी की तैयारी कर रहे हैं और तुम्हारे जन्मदिन वाले दिन ही शादी हो जाएगी। आरू को काफी घबराहट होने लगी, मगर उसने अपनी घबराहट चेहरे से उजागर नहीं होने दी। ओंकार ने आकर आरू का हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ को सहलाने लगा। आरू डरते हुए अपने मन में ASR की वार्निंग को याद कर रही थी। उसने फीकी हंसी हंसते हुए ओंकार का हाथ हटाया और बोली, सिर्फ 100 दिनों की तो बात है माँ, चलो यहाँ से। ये सुनकर मिस्टर दीवान खड़े हुए और बोले, नहीं तुम्हारी माँ कहीं नहीं जाएगी। आरू ने कंफ्यूज होकर देखा। मिस्टर दीवान जी दोबारा बोले, जिस मकान में तुम रहती हो उसके लैंडलॉर्ड बहुत खराब है और अब समधन जी बुढ़ापे में कहाँ रहेंगे, वो बीमार भी हैं। मैं चाहता हूं कि वो यहाँ पर रहे और तुम उनसे मिलने आती रहो। आरू ने कहा, लेकिन माँ का इलाज जरूरी है, इसलिए मैं चाहती हूं कि वो हॉस्पिटल में रहे। मिस्टर दीवान बोले, मगर बेटा हॉस्पिटल का खाना कैसा होता है, ऊपर से वहां का माहौल भी अच्छा नहीं होता। यहाँ पर सब होंगे, उनका मन भी लगा रहेगा, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। हम चाहते हैं कि हमारी बहू डॉक्टर बने। आरू एक फीकी हंसी हंसी। कुछ देर बाद उसने अनाहिता जी को एक कमरे में खींच लिया। कमरे को बंद करके उसने कसकर अपनी माँ को गले लगा लिया और बोली, माँ ठीक है ना? ये सुनकर अनाहिता जी आरू का चेहरा पकड़कर बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? मैं जानती हूँ कि लड़कियों को एक खूबसूरत हमसफर ही चाहिए होता है। आरू ने कहा, नहीं माँ, ये खूबसूरती कुछ नहीं है, बस इंसान का दिल साफ होना चाहिए। और मैं जानती हूँ ओंकार जी बहुत अच्छे हैं। माँ चलो अब मैं हॉस्टल जाती हूँ। ये कहकर आरू वहां से निकल गई। बाहर जाते ही उसने अपनी आंखों से निकल आए कुछ आंसुओं को पोंछा, क्योंकि वो जानती थी कि ओंकार कैसा ठरकी आदमी है। वो बार बार बस यही चाहता था कि शादी से पहले ही वो आरू के करीब आ जाए। उसने अनाहिता जी को भी घर में इसीलिए रखवाया था ताकि आरू वहां आए और उन दोनों के बीच करीबी आए। अब आरू को कैसे भी करके अपने आप को ओंकार से बचाना था और उस अननोन माफिया किंग से भी। आरू उस घर से निकलकर जाने लगी तो एक कार उसके सामने आकर खड़ी हुई। ड्राइवर बोला, मैडम बॉस ने आपको बताया होगा कि हमेशा मैं आपके आसपास रहूंगा। ये सुनकर आरू कार में बैठ गई। मैडम अब आपको कहाँ जाना है? आरू ने टाइम देखा, अभी 9 शब बज चुके थे। उसने कहा, इंस्टीट्यूट ले चलो। आरू फिर इंस्टीट्यूट के लिए निकल गई। अपने इंस्टीट्यूट पहुंचने से पहले उसे कुछ याद आया। उसने अपने बैग को खोल दिया तो उसमें काफी सारे पैसों की गड्डियां थीं। उस समझ आया कि जरूर ये पैसे उस अननोन माफिया से मिले थे। वो फिर कार को एक सलून के बाहर रोकने के लिए कहती है। वो उस सलून में जाकर कहती है,
क्या कुछ 2-3 महीना के लिए मेरे बाल अतरंगी कलर में रंग सकते हैं? ये सुनकर सैलून वालों ने हाँ में जवाब दिया। आरू ने कहा, तो इस सैलून जो भी कलर सबसे बत्ता दिखता हो, उन सब कलर्स को मेरे बालों पर कर दीजिए। ये सुनकर सैलून वाली लड़कियां काफी हैरान हो गई और बोली, मैडम, आपके बाल बहुत ज्यादा शाइनी और खूबसूरत है। आप सच में इस तरह के कलर करवाना चाहती हैं? आरू ने कहा, हाँ, मैं सबसे बदसूरत दिखना चाहती हूँ। ये सुनकर उन लड़कियों ने आरू के बालों को ग्रीन, ऑरेंज, रेड, येलो कई तरह के कलर में रंगने का सोचा, मगर फिर उनसे आरू के बालों के साथ ये ज्यादती नहीं हो पाई और उन्होंने आरू के बालों को वाइन कलर में रंग दिया। आरू ने अपने सुंदर बाल भी छोटे करवा लिए। इसके बाद वो मेकअप का सामान लेकर जाकर कार में बैठ गई। उसने कार को ड्राइव करने के लिए कहा। आरू बच्चों को पढ़ाने जाती थी। जब बच्चों ने आरू को देखा तो सभी एक पल को तो डर ही गए। आरू ने फिर उनसे प्यार से बात की तो उन्हें समझ आया कि वो उनकी आरू दीदी ही है। आरू बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर आने लगी तो उसने अदा को कॉल किया, मगर अदा ने उसके कॉल को पिक नहीं किया। उसने कई बार ट्राई किया। आरू रात के वक्त गाड़ी को एक सड़क पर रोकने के लिए कह देती है। सड़क के पास काफी खूबसूरत फूल लगे होते हैं। आरू वहीं जाकर बैठ जाती है और कोल्ड ड्रिंक खरीद कर पीने लगती है। ड्राइवर को भी वो एक कोल्ड ड्रिंक देती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका नीट निकल चुका था और उसे मुंबई के बेस्ट कॉलेज में भी एडमिशन मिल चुका था, मगर आरू यहाँ से कैसे जाए, बस यही सोच रही थी। उसे ये लग रहा था कि जब ओंकार के घर पर उसकी माँ है तो हो सकता है कि एएसआर ओंकार जैसे एक बड़े बिजनेसमैन से टक्कर ना ले सके। इसलिए उसने सोचा कि वो एएसआर को धोखा देगी और 1 महीने के अंदर शादी कर लेगी, चाहे कुछ भी हो। वो फिर ड्राइवर को ओंकार के पैलेस चलने के लिए कहती है। फिर वो खुद ही अपनी माँ से कहती है, माँ, शादी की तैयारी कैसी चल रही है? ये सुनकर अनाहिता जी खुश होकर बोली, हाँ, काफी अच्छी चल रही है। क्या तुम शादी का लहंगा देखना चाहोगी? ये कहकर वो आरू को उसकी शादी का लहंगा दिखाने के लिए ले गई। लहंगा देखते हुए उसने अदा को कॉल किया। आज 2-3 दिन बाद जाकर अदा ने उसका फोन उठाया और बोली, अरे आरू, मैं अपने एक पुराने दोस्त के साथ हूँ, तू अपनी लाइफ एंजॉय कर। ठीक है, तेरी शादी के दिन मैं आ जाऊंगी। ठीक है। ये सुनकर आरू को लगा कि अदा कुछ अजीब बिहेव कर रही है। कॉल कटने के बाद उसके फोन पर दोबारा किसी अननोन नंबर से कॉल आया। आरू ने उस कॉल को कट कर दिया। तभी किसी दूसरे अननोन नंबर से फोन आया। आरू ने उस कॉल को उठा लिया। उधर से काफी देर की खामोशी के बाद एक दिलकश आवाज आई, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आरू डर गई। एएसआर कॉल की दूसरी तरफ से बोला, मैं दीवान पैलेस के बाहर खड़ा हूँ। ये सुनकर आरू काफी शौक नजर आने लगी। एएसआर ने कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, बाहर आओ। आरू ने जल्दी से कॉल काट दिया। उसने सोचा कि वो बाहर नहीं जाएगी। ऐसे ही 5 मिनट